Inheritance is a mechanism of consuming the parent class member to the child class member. ठीक है, आवाज क्लियर है ना? ठीक है, inheritance is a mechanism of consuming the parent class members to the child class member. इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि inheritance is a mechanism of the consuming the one class members to another class. ओके, ठीक है, इसमें इनहेरिटेंस जो मेंबर कंज्यूम करने का जो मैकेनिज्म है, ये किस रिलेशनशिप से फॉलो करता है? तो ये रिलेशनशिप इस रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. ओके, अगर पेरेंट क्लास एक दो क्लास बना हुआ है तो उसमें से एक पेरेंट क्लास होता है, एक चाइल्ड क्लास होता है, जिसमें जब इनहेरिटेंस करते हैं दो क्लासों के बीच में तो उसमें एक पेरेंट क्लास बन जाता है, एक चाइल्ड क्लास बन जाता है. ठीक है, उसको या तो बेस क्लास कहते हैं या डिराइव्ड क्लास कहते हैं. पेरेंट को पेरेंट को क्या कहेंगे? बेस क्लास. एक और, ठीक है, एक और पेरेंट को तीन नामों से जाना जाता है. एक होता है बेस क्लास, एक होता है पेरेंट क्लास, एक होता है सुपर क्लास. ओके, डिराइव्ड क्लास को भी तीन नाम से, डिराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास एंड सब क्लास. ओके, क्लियर है ना? ठीक, और हमने ये भी बताया था कि पेरेंट क्लास, ठीक है ना, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी या मेंबर को चाइल्ड क्लास रख सकता है, लेकिन चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज को पेरेंट क्लास नहीं रख सकता. ठीक है ना, जैसे इसको रियल लाइफ एग्जांपल में अगर देखें, ठीक है ना, तो पेरेंट का जो प्रॉपर्टी होता है उस पे किसका अधिकार होता है? उसके चाइल्ड का अधिकार होता है. ठीक है ना, लेकिन चाइल्ड के प्रॉपर्टी पे क्या पेरेंट का अधिकार हो सकता है? नहीं है, रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है. ये चाइल्ड के ऊपर होता है कि वो अपने पेरेंट का क्या करे, टेक केयर करे. बहुत घटनाएं ऐसी भी देखी होंगे आप लोगों ने कि जहाँ पे चाइल्ड को प्रॉपर्टी मिलते ही पूरा वो अपने माँ बाप को क्या कर देता है, बाहर कर देता है. ठीक है, ऐसा देखा है ना आप लोगों ने? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, चाइल्ड क्लास को और अच्छे से समझिए. एक तरीका से कि ये तरीका समझिए कि चाइल्ड क्लास के पास तो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी होती ही होती है, और उसकी खुद की अर्न की हुई भी प्रॉपर्टी होती है. मतलब उसके पास खुद की भी प्रॉपर्टी होते हैं. ठीक, मान लीजिए पेरेंट के पास जो प्रॉपर्टी है, रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, पेरेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो तो चाइल्ड की होगी ही होगी, लेकिन चाइल्ड के द्वारा जो कमाया गया, उसके द्वारा जो प्रॉपर्टी कमाया गया, बनाया गया है, ठीक है, वो भी तो चाइल्ड की ही होगी ना. आई बात समझ में? ठीक, एक और एग्जांपल समझिए, पेरेंट की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो चाइल्ड नहीं रख सकता है? पेरेंट क्लास की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो चाइल्ड क्लास नहीं रख सकता है? तो पेरेंट की जो प्राइवेट चाइल्ड प्रॉपर्टी होंगी उनको चाइल्ड नहीं रख सकता. जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए, ठीक है, कि पेरेंट का जो सर्विस है, ठीक है ना, मान लीजिए पेरेंट, किसी चाइल्ड का पेरेंट अगर कोई सर्विस कर रहा है, ठीक है ना, तो वो चाइल्ड नहीं ले सकता, उसकी सर्विस चाइल्ड नहीं ले सकता. तो पेरेंट का क्या हो गया, प्राइवेट हो गया ना प्रॉपर्टी. क्लियर है ना? तो यानी कि पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज को वो गेट करता है, बस इसके अलावा ओनली प्राइवेट प्रॉपर्टीज के अलावा. और इसके साथ साथ और क्या, कंस्ट्रक्टर को भी तो नहीं इनहेरिट होते हैं ना. पेरेंट क्लास के जो भी कंस्ट्रक्टर होते हैं वो भी चाइल्ड क्लास के द्वारा इनहेरिट नहीं होते हैं, बस वो एक्सेसिबल होने चाहिए. सपोज दैट
कि अगर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया जाए तो क्या वहां पे इनहेरिटेंस होगा? ओके, क्यों नहीं होगा? प्राइवेट जो भी मेंबर होते हैं केवल वहीं पे एक्सेसिबल होते हैं जहां पर वो क्रिएट होते हैं, उसी स्कोप में एक्सेसिबल होते हैं जिस स्कोप में वो क्या होते हैं, क्रिएट हुए होते हैं। तो जब पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो गया तो चाइल्ड क्लास के थ्रू एक्सेसिबल तो होगा ही नहीं, चाइल्ड क्लास के इंस्टेंस के थ्रू वो एक्सेसिबल नहीं होगा, और जब एक्सेसिबल नहीं होगा तो वहां पे इनहेरिटेंस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, एक ये हो गया। दूसरा चीज कि अगर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है, ओके, और प्राइवेट क्लास का कंस्ट्रक्टर पब्लिक है, ठीक है, अगर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है और पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पब्लिक है तो क्या वहां पे इनहेरिटेंस पॉसिबल होगा? हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कहाँ करना है, वही करना है, तो उसके पब्लिक प्राइवेट से कोई मतलब नहीं है, बस पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होगा वो क्या होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, ओके, चलिए, ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, ओके ना। ये कल का प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया था, ठीक, एक और इसमें क्लास ऐड करते हैं, ऐड क्लास, इसका नाम रख देते हैं क्लास वन ही रहने देते हैं, ऐड कर देते हैं, ओके। एक यह क्लास हो गया आपका, ठीक है, कंट्रोल एस, इसके अंदर एक क्लास बनाते हैं, मेथड बनाते हैं, क्लास नहीं, पब्लिक, ठीक, और कंस्ट्रक्टर ही क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक क्लास कंस्ट्रक्टर इसका हो गया, यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं क्या, इसको लिख देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक, उसके बाद से यहाँ पे आपका मैसेज हो जाता है पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ठीक, ये हो गया, ओके, ये हमारा एक क्लास हो गया। चलिए एक और क्लास बनाते हैं, क्रिएट कर, ऐड करते हैं इसमें, ऐड, ओके, क्लास, ठीक, यहाँ पे इसको क्लास 2 ही रहने देते हैं, ठीक, ये हमारा क्लास 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम इसके अंदर एक, हाँ 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 बता रहे हैं, ओके, अभी बता रहे हैं, ओके, क्लास पब्लिक क्लास, ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे लिख देते हैं क्लास 2 कंस्ट्रक्टर कार्ड, ठीक है,
ओके, ये हमारा दो क्या हो गए, क्लास हो गए। एक क्लास 1 में हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया है और क्लास 2 में एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया है। क्लास 2 को इनहेरिट कर देते हैं किससे, क्लास 1 से। ठीक, ओके, क्लास 1 से इनहेरिट कर दिया। अब इसके अंदर एक और मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक, ठीक, वाइड, ठीक है, मेन, ओके, ठीक है, ये हो गया। इसमें हम क्लास 2 का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास 2 का एक ऑब्जेक्ट, क्लास 2 क्या है, चाइल्ड है तो सी ले लिया, सी इक्वल टू न्यू, ठीक है, क्लास 2, ठीक है, ये हो गया। अब इस सी ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, किसका है ये, क्लास 2 हमारा क्या है, चाइल्ड क्लास है ना, क्लास 2 हमारा चाइल्ड क्लास है। क्लास 1 क्या है, पेरेंट क्लास है। अब क्लास 2 के ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले कौन सा कॉल, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बताइए। पहले क्लास 1 का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है अभी समझाते हैं, ठीक है। आउटपुट नहीं आएगा, क्यों नहीं आउटपुट आएगा, क्योंकि स्टार्टअप ऑब्जेक्ट हमने सेट नहीं किया है। यहाँ पे दो मेन क्लास हो गए ना, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है मोर देन 1 एंट्री पॉइंट। तो स्टार्टअप ऑब्जेक्ट सेट करने के लिए क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद स्टार्टअप ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और हमारा क्लास 2 में जो मेन मेथड है उसको रन करने के लिए सेट कर देंगे। ठीक, अब क्लास 2 में आते हैं, एक और लाइन को ऐड करना पड़ेगा, कंसोल डॉट रीड की। हाँ, बोलो बोलो। तो ये हमने क्या किया, क्लास 2 का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इंस्टांस बनाया सी, और इस इंस्टांस के थ्रू, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब ये इंस्टांस बनेगा तो क्या होगा, क्लास 2 का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए ना, क्लास 2 का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। आई बात समझ में, यहाँ पे जब क्लास 2 का हम इंस्टांस बना रहे हैं तो ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टर किसका कॉल होना चाहिए, क्लास 2 का। बट क्लास 2 इनहेरिट किया गया है, क्या किया गया है, इनहेरिट किया गया है, किसके द्वारा, सॉरी, क्लास 2 को क्लास 1 से इनहेरिट किया गया है, क्लास 2 को क्लास 1 से इनहेरिट किया गया है। तो क्लास 1 का जो कंस्ट्रक्टर होगा क्लास 2 के कंस्ट्रक्टर द्वारा सबसे पहले एक्सेस किया जाएगा। क्यों, क्यों ऐसा होगा, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि इनहेरिटेंस क्या कहता है कि जब हम एक क्लास को किसी दूसरे क्लास द्वारा इनहेरिट करते हैं तो क्लास, पहली क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारे किसमें होते हैं, तो दूसरे वाले क्लास में इनहेरिट हो जाते हैं। बा- ठीक है ना, तो जब इनहेरिट हो जाते हैं तो क्लास 1 के जितने भी मेंबर होंगे, ठीक है ना, उनको इनिशियलाइज कौन कराएगा, क्लास 1 का कंस्ट्रक्टर कराएगा ना। और जब क्लास 1 का कंस्ट्रक्टर उसको इनिशियलाइज कराएगा तो सबसे पहले कौन चलना चाहिए, क्लास 1 का कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए ना, तभी तो जाके उसके सारे वेरिएबल्स क्या होंगे, वैल्यू असाइन होगी, इनिशियलाइज होगा, सारे मेंबर इनिशियलाइज होंगे, उनके जो भी मेमोरी लोकेशन और वैल्यू से इनिशियलाइज होना होगा होंगे, और उसके बाद तब जाके ना वो क्लास 2 को मिलेंगे। आया समझ में, ठीक। तो क्लास 1 का कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा, कॉल एक्सेस होगा क्लास 2 के कंस्ट्रक्टर के थ्रू, और जब क्लास 2 के कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्लास 1 एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक, ठीक, तो तब जाके क्लास 2 का कंस्ट्रक्टर क्या होगा,
कॉल होगा। ठीक, कंट्रोल एस कर दिया, रन करते हैं अब। रन किया, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, यहाँ पे टाइप मिस्टेक हमने कर दिया, यहाँ पे चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर लिखना चाहिए था। यहाँ पे क्या है, क्लास 2 हमारा क्या है, चाइल्ड क्लास है, तो चाइल्ड क्लास 2 कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। ठीक है ना, आया समझ में। यहाँ पे हम लिख देते हैं चाइल्ड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ठीक है, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। ओके, अब नेक्स्ट थिंग समझते हैं। अच्छा, ये समझ में आ गया। ओके, क्लास 1 में आते हैं और इस कंस्ट्रक्टर को हम क्या कर देते हैं, प्राइवेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्राइवेट कर देते हैं। ओके, अब ये प्राइवेट हो गया। आज जब प्राइवेट हो गया तो हम क्लास 2 इस वाले कोड के देखेंगे, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्लास 1 डॉट क्लास 1 कंस्ट्रक्टर जो बना हुआ है इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट प्रोटेक्शन लेयर। क्यों, क्योंकि हमने क्लास 1 के कंस्ट्रक्टर को क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। आप प्राइवेट होने का मतलब इसका जो एक्सेसिबल स्कोप है केवल इन्हीं कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। ओके, इतना समझ में आया। ओके, अगर यहाँ पे प्राइवेट कीवर्ड न लिखें तब क्या होगा, अगर यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक, ठीक है, प्रोटेक्टेड इंटरनल कुछ कोई भी एक्सेस मॉडिफायर ना लिखे, तो ये कंस्ट्रक्टर किस टाइप का होगा, प्राइवेट ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। अगर कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखा होता है किसी भी मेंबर के क्लास के किसी भी मेंबर के आगे, तो वो प्राइवेट होता है। क्या होता है, प्राइवेट होता है। ठीक, कंट्रोल एस कीजिए, यहाँ पे देखिए तभी भी एरर दे रहा होगा कि प्रोटेक्शन लेवल। आई बात समझ में, तो दोनों चीजें समझ में आ गई कि हमको सबसे पहले हमें अपने क्लास को क्या करना पड़े, क्लास के कंस्ट्रक्टर को, जो भी पेरेंट क्लास होगा उसके कंस्ट्रक्टर को क्या करना पड़ेगा, एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा, पब्लिक करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है ना। आप देखिए यहाँ पे एरर हमारा रिजॉल्व हो चुका है। ओके, ये एक टॉपिक था। उसके बाद से हम दूसरे प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक पैरामीटर पास हो रहा है। इस कंस्ट्रक्टर, जो भी क्लास का कंस्ट्रक्टर है, हमारा चाइल्ड जो पेरेंट क्लास है, वहां पे एक पैरामीटर पास हो रहा है, इंट आई। ठीक, और यहाँ पे हम आई की वैल्यू को, ठीक है, बाइंड कंकैटिनेट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आई हो गया। ओके, अब देखिए, कंट्रोल एस किया, क्लास 2 पे चलते हैं, इसको रन करते हैं। कह रहा है कि देयर इज नो आर्गुमेंट गिवन दैट कोरेस्पॉन्ड टू द रिक्वायर्ड पैरामीटर आई ऑफ द क्लास 1 इंट। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू, क्लास 2 के कंस्ट्रक्टर के थ्रू, क्लास 2 कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम क्लास 1 के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करना चाहेंगे, तो वहां पे ये देखिएगा कि एक पैरामीटर पास है। क्या है, एक पैरामीटर पास है। ओके, और जब ये पैरामीटर पास है तो हमको यहां से अब कैसे पैरामीटर पास करना पड़ेगा, यहाँ पे अब यहाँ से पैरामीटर हम पास कर दें। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं 40, लेगा, नहीं लेगा। ओके, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ये किस क्लास का कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है। हमें पैरामीटर किस क्लास के कंस्ट्रक्टर को देना है, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को देना है। ओके, आई बात समझ में। तो इसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, इस कंडीशन में आपको, जब भी आपको चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर
को पैरामीटर यानी आर्गुमेंट पास करना हो तो वहां पे डॉट, ठीक है, और बेस कीवर्ड का यूज करके, ठीक, और यहाँ पे हमको वैल्यू जो भी देना हो जैसे 50, ठीक है, ये दे देते हैं, ठीक। हेलो, यहाँ पे कॉलन का सिंबल लगेगा, ओके, क्योंकि ये बता रहा है ना इनहेरिट हुए बेस क्लास को जो भी 40 हमको पैरामीटर देना है, वहां पे हम डॉट लगा रहे थे, ठीक है ना, ओके। अब रन करते हैं, रन करेंगे, ये हमारा वर्क कर जाएगा। सिंबल गलत हो रहा था, डॉट ऑपरेटर नहीं कॉलन ही रहना चाहिए। देखिए हमने ये पैरामीटर कहाँ से पास किया है, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के साथ पास किया है, ठीक। एक और तरीका है पास करने का, एक और तरीका जो है कि मान लीजिए हम इसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम मान लो यहाँ पे दे देते हैं 20, ठीक, और इसको हमको किसी न किसी वेरिएबल में रखना पड़ेगा, तो इंट, ठीक है, एक्स मान लेते हैं, और इस एक्स को हम यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक। तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा, सेम जहाँ से 20 आया था ना, यहाँ पे आ गया 20, ठीक है। ये भी तरीका समझ में आ गया, क्लियर है ना। ओके, तो जब भी आपके, ठीक है, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में यानी कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज हो, तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही वहां पे अगर वैल्यू भेजना हो तो वहां पे क्या करते हैं, ये तरीका यूज करते हैं, बेस कीवर्ड के थ्रू। कॉलन सिंबल जो इनहेरिट के लिए यूज होता है, इनहेरिटेंस के लिए, वही यहाँ पर भी यूज हो जाएगा। बस ये बता देगा कि जो बेस, ये इस पे कर्सर ले जाने पे क्या बता रहा है कि इसका मतलब क्या हो गया, क्लास 1 इंट आई, ठीक है ना। क्लास वन के जो कंस्ट्रक्टर बना हुआ है उसमें ये वैल्यू, एक्स वाली वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों तरीके आप लोग को पता हो गए, ठीक, आ गया समझ में, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थिंग क्या है। तो नेक्स्ट थिंग ये है हमारा कि आप पूछ रहे थे कि ये इंटरनल क्यों लिखा हुआ है, ठीक, इंटरनल क्यों लिखा हुआ है। तो इसको समझने के लिए हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, वहां पे हम सब चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है ना। कंसोल एप्लीकेशन, नेक्स्ट, ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं डेमो, ठीक है, डेमो नाम से केवल सेव कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं, ओके, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक। इसके अंदर अब हम इस प्रोग्राम में कुछ भी करने वाले नहीं है, बस इन सारे कीवर्ड का मतलब समझाने वाले हैं, ओके। देखिए सबसे पहले हम इस वाले मेथड को समझते हैं, ठीक है ना, कि इसके आगे हमेशा स्टैटिक कीवर्ड क्यों लिखा जाता है, स्टैटिक वॉइड मेन क्यों लिखा जाता है, ओके। अच्छा, स्टैटिक कीवर्ड
किसी भी मेंबर के सामने अगर लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है? एंड स्टैटिक अगर कीवर्ड किसी भी मेंबर के सामने लग जाता है तो इसका मतलब एक थिंग और होता है कि आप अपने क्लास में, ठीक है ना, अगर क्लास के किसी मेंबर के पहले स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है तो आप उस पूरे क्लास में फिर से उस मेंबर को, ठीक है, री इनिशलाइज नहीं कर सकते। ओके, दूसरा चीज, ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा केस ये है कि स्टैटिक मेंबर जो भी होते हैं उनको क्लास के बिना इंस्टेंस के कॉल किया जाता है। विदाउट इंस्टेंस वो कॉल किए जाते हैं या एक्सेस किए जाते हैं। ठीक, जब ये मेन मेथड स्टैटिक हो गया, स्टैटिक मेथड हो गया, तो जब हम मेन मेथड को एक्सेस करने जाएंगे तो हमको इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, इंस्टेंस क्रिएट करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा आपको भी पता है कि जब हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है, जब हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो हमारा सबसे पहले जो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है वो कौन सा ब्लॉक होता है? मेन ब्लॉक होता है या मेन मेथड होता है। ठीक, अगर मेन मेथड को एग्जीक्यूट करने से पहले, ठीक है, अगर हमको प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़े तो क्या ये पॉसिबल है? इसको कॉल कौन करता है? तो जो सी शार्प कंपाइलर होता है वो कॉल करता है। ठीक, अब इसको जब वो कॉल करेगा तो क्या वो प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर पाएगा? क्योंकि प्रोग्राम क्लास का तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ही नहीं है। बताइए, पॉसिबल है? तो इसीलिए हमको सबसे पहले मेन मेथड को स्टैटिक करना पड़ता है। ओके, वॉइड का मतलब समझते हैं? वॉइड का मतलब समझते हैं कि जब हमें अपने मेथड के द्वारा कुछ भी रिटर्न न कराना हो। हमारा मेथड कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक प्री डिफाइंड, एक यूजर डिफाइंड। यूजर जो डिफाइंड करता है, ठीक है, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड, फिर उनको चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग, टेक नथिंग, रिटर्न नथिंग। ठीक है, टेक समथिंग, रिटर्न नथिंग, टेक नथिंग, रिटर्न समथिंग। ये चार टाइप्स है ना मेथड के। तो जब हमको अपने मेथड द्वारा, जब उस मेथड में लिखे हुए सारे कोड एग्जीक्यूट हो जाए और वहां से हमको कोई भी वैल्यू रिटर्न न कराना हो तो वहां पे हम क्या, कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? वॉइड कीवर्ड। ठीक, मेन क्या है? नेम है मेथड का। मेन क्या है? नेम है मेथड का। ओके, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, स्ट्रिंग नाम का एक एरे बनाया है जिसका, सॉरी, स्ट्रिंग टाइप का एक एरे बनाया है जिसका नाम क्या है? args। ठीक है, तो ये पैरामीटर पास किए गए हैं, इसका यूज आप लोगों ने कभी किया है? हम्म, इस पैरामीटर का यूज कभी किया है आप लोगों ने? इसको करिएगा, ठीक है ना। ये तो सिंपल सा पैरामीटर दिख रहा है ना कि मेथड जब क्रिएट हो रहा है तो उसमें ये पैरामीटर पास किया जा रहा है, इसको तो अच्छी तरीके से जान रहे हैं। ये पैरामीटर का नेम हो गया और ये उसका टाइप हो गया। ये पैरामीटर किस टाइप का है? एरे डेटा टाइप। ठीक है, ये समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया?
कि क्यों स्टैटिक लिखा जाता है, क्यों वाइड लिखा जाता है। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे इंटरनल पे। तो कल जब मैंने एक्सेस मॉडिफायर पढ़ाया था, ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि इंटरनल क्लास, इंटरनल टाइप के जो भी होते हैं, क्लास हो या मेंबर हो, उनको कौन कौन एक्सेस कर सकता है। जहाँ पे वो क्रिएट किया गया हो उसी स्कोप में जहाँ पे वो क्रिएट, ठीक। एक कौन, हाँ, जो जिसके द्वारा ये इनहेरिट हो रहा हो, ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, चलिए, एक चीज और याद रखिए, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा कि आपके सी शार्प में, ओके, सी शार्प में जितने भी क्लास होते हैं उनका जो रूट क्लास होता है, ठीक है, वो कौन सा क्लास होता है, उस क्लास का नाम बता सकते हैं। सी शार्प में जो भी क्लासेस होते हैं वो किसी न किसी क्लास द्वारा इनहेरिट किए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने इनहेरिट नहीं किया है ना, लेकिन फिर भी ये इंटरनली एक क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है, और उस क्लास को हम कहते हैं रूट क्लास। कौन सा क्लास, रूट क्लास, ठीक है ना। और वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लास होता है। क्लियर है। आपके सी शार्प कोड में जितने भी क्लास बनते हैं उनका एक रूट क्लास होता है, जो जिसके द्वारा वो इनहेरिट किया जाता है, ठीक है ना। आया समझ में, मतलब प्रोग्राम क्लास को भी इनहेरिट किया जा रहा है इंटरनली। जब ये कंपाइल होता है तो यहाँ पे इस तरीके से कोड लिख दिया जाता है, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर दिया जाता है कंपाइलर द्वारा, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट क्लास जो होता है, ये देखिए इस पे कर्सर ले जाने पे लिखा जा रहा है, ये किस क्लास के अंदर है, सिस्टम, ये जो सिस्टम हमने यूज किया है ना नेम स्पेस, इस सिस्टम के अंदर ये क्लास बनी हुई है, ठीक। और ये क्या कह रहा है, सपोर्ट्स ऑल क्लासेस इन द डॉटनेट फ्रेमवर्क क्लास हायरार्की, ठीक है, एंड प्रोवाइड लो लेवल सर्विस टू डिराइव्ड क्लास। इसके, ये क्लास सभी क्लास के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, मतलब सभी क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाता है, ओके। और इसमें जो भी फीचर्स हैं सभी क्लास के द्वारा यूज किए जाते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, प्रोग्राम, प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम, ये ऑब्जेक्ट बना लिया प्रोग्राम क्लास का, प्रोग्राम नाम से ही, ठीक। अब यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोग्राम डॉट, ओके, प्रोग्राम डॉट। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम डॉट जैसे ही लिखा हमने, डॉट जैसे ही लगा लिखा, तो यहाँ पे कुछ मेथड्स के नाम बाय डिफॉल्ट आ गए, ठीक। और कौन कौन से मेथड हैं, तो एक है इक्वल, एक है गेट टाइप, एक है मेंबर वाइज क्लोन, एक है टू स्ट्रिंग मेथड, एक है गेट हैश कोड। कितने हो रहे हैं टोटल, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है ना। तो जो भी आपका क्लास बनता है, ठीक है ना, और उस क्लास का इंस्टेंस आप जब क्रिएट करते हैं, तो इस क्लास में अभी देखिए हमारे पास केवल कितने मेथड है, एक मेथड है ना, मेन मेथड। तो मेन मेथड तो यहाँ पे एक्सेस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं होगा, क्योंकि ये स्टैटिक है। और जब स्टैटिक है तो हमारे पास टोटल कितने मेथड दिख रहे हैं, 5 मेथड दिख रहे हैं, ओके। अब ये 5 मेथड, ठीक है, ये 5 मेथड बने कहाँ हैं, ये क्रिएट कहाँ हुए हैं, तो ये क्रिएट हुए हैं आपके रूट क्लास में। सी शार्प का जो रूट क्लास होता है ऑब्जेक्ट, उसके अंदर क्रिएट हुआ है। आई बात समझ में। ये पांचों मेथड कहाँ पे डिफाइन है,
तो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर, रूट क्लास के अंदर। क्लियर? ठीक है ना? तो ये अब कोई भी पूछेगा, देखिए इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन आता है कि आपका जो सी शार्प क्लास बनाते हैं, अगर उसे इनहेरिट नहीं करते हैं तो क्या वो किसी क्लास को इनहेरिट नहीं करता है, आपने नहीं किया है तो क्या उसके बावजूद भी वो किसी क्लास को इनहेरिट कर रहा होता है? तो वहां पे हाँ, क्या आंसर होगा आपका? यस। कौन सा क्लास? तो रूट क्लास, जिसको हम ऑब्जेक्ट नाम से जानते हैं। ठीक है? तो उनके पास कौन कौन से मेथड होते हैं, प्री डिफाइंड मेथड? तो इक्वल होता है गेट मेंबर वाइज क्लोन एंड टू स्ट्रिंग एंड गेट हैश कोड। ठीक है ना? ये लेटेस्ट सी शार्प में है, पहले ये वाला नहीं होता था, केवल यही चार होते थे, इक्वल, गेट टाइप, टू स्ट्रिंग, गेट हैश क्लोन कोड। ठीक है ना? अब ये एक नया आ गया है। ठीक है ना? क्लियर है ना? यहाँ पे लिखा हो गया है कि ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द करेंट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? इस ऑब्जेक्ट को हम जब इक्वल लगा के चेक करेंगे, क्या इसमें नल वैल्यू है, तो ये चेक करेगा, अगर जो भी रिजल्ट होगा उसको दिखाएगा। गेट टाइप, ये टाइप करेंट ऑब्जेक्ट का टाइप रिटर्न करता है। ठीक है? ये मेंबर वाइज क्लोन, ठीक है ना, ये कॉपी करता है। ठीक है ना? सैलो कॉपी करता है, इसका क्रिएट ए सैलो कॉपी ऑफ ए करंट ऑब्जेक्ट, इसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है? टू स्ट्रिंग, ठीक है ना, रिटर्न ए स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट द करेंट ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को करेंट स्ट्रिंग रिटर्न करता है, एज ए स्ट्रिंग जो करेंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है? ये गेट हैश कोड उस ऑब्जेक्ट का क्या करता है? सर्व एज डिफॉल्ट हैश फंक्शन। ठीक है ना? ये चारों पांचों मेथड हैं, समझ गए? आया समझ में? ठीक है, चलिए एक तरीका और देख देख लीजिए। ठीक है? इनका कुछ यूज देख लीजिए। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक, इसके अंदर हम प्रोग्राम लिख के क्या कर देते हैं, ऐसे ही प्रिंट करते हैं। ठीक, यहाँ पर लास्ट में कंसोल डॉट रीड की लगा देते हैं, कंसोल डॉट रीड की लगा देते हैं इस आउटपुट स्क्रीन को स्टॉप करने के लिए। ठीक है? यहाँ पे रन किया, क्या दिख रहा है? डेमो डॉट प्रोग्राम दिख रहा है। मतलब प्रोग्राम है, तो ये कह रहा है क्या कि डेमो जो हमारा नेम स्पेस है उसके अंदर जो प्रोग्राम क्लास है, ठीक है ना, वो हम यूज कर रहे हैं, उसको हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे हम लिखते हैं डॉट, ठीक है, गेट टाइप, ठीक है, गेट टाइप, कंट्रोल एस करते हैं, रन करते हैं। देखो सेम आउटपुट आया। ठीक है? अगर आपने, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने प्रोग्राम केवल लिख के और इसको प्रिंट करने का मतलब किसी इंस्टेंस को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, तो उसका क्या प्रिंट होगा? उसका टाइप प्रिंट होगा। करेंट इंस्टेंस का क्या प्रिंट होगा? टाइप प्रिंट होगा। ठीक है? टाइप का मतलब ये हो गया कि वो किस नेम स्पेस के क्लास का, मतलब किस नेम स्पेस के किस क्लास का ऑब्जेक्ट है या इंस्टेंस है। समझ में आई बात? तो यहाँ क्या प्रिंट हो रहा है? डेमो डॉट प्रोग्राम क्लास का नेम। ठीक है ना? आया समझ में? ठीक है? अच्छा, अगर मान लीजिए हम ये नहीं प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पे हम चाहते हैं कि कुछ लिख के प्रिंट हो जाए, डॉट, ठीक है, टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम स्ट्रिंग दे देते हैं तेज प्रताप। ओके, क्या कह रहा है ये?
ये आर्गुमेंट ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, रन करके देखते हैं क्या प्रिंट कर रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखते हैं, डेमो डॉट प्रोग्राम में प्रिंट कर रहा है शायद ये। चलिए ठीक है, इसको हम देख के बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टू स्ट्रिंग का यूज। ओके, या स्ट्रिंग क्लास पढ़ेंगे तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे, टू स्ट्रिंग मेथड को। ठीक है ना, ये समझ में आया? तो ये बताइए यहाँ पे, अब ये हमारा स्टैटिक मेन वाला, वॉइड मेन वाला सारा फंडा समझ में आ गया। अब इंटरनल को समझते हैं। इंटरनल को आप ऑलरेडी समझते हैं, ठीक, कि ये किसके थ्रू एक्सेसिबल होगा, या तो जहाँ पे जिस स्कोप में होगा वहां पे एक्सेसिबल होगा, नहीं तो जिस क्लास के द्वारा ये inherit किया जा रहा होगा वहां पे एक्सेसिबल होगा। मतलब सेम असेंबली में ही एक्सेस किया जाएगा, यही मतलब होता है। तो यही इसीलिए यहाँ पे इंटरनल हो गया है। ठीक है, इसको, हाँ, पब्लिक भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। देखिए यहाँ पे आप पब्लिक भी लिख सकते हैं। यही है, सुनिए सुनिए, आप 2019 का यूज कर रही हैं, मेरा 2022 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हो सके तो जो अपग्रेड आया हो, अपडेट आया है, ठीक है ना, सी शार्प का, उसकी वजह से यहाँ पे इंटरनल यूज किया जा रहा है सिक्योरिटी लेवल के लिए। ओके, पब्लिक कहीं से भी एक्सेस, पब्लिक कहीं से भी एक्सेसिबल हो सकता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब जब आपका मेन क्लास ही एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है ना, तो हम इसको सिक्योरिटी के लिए हम केवल उसी यहाँ पे एक्सेसिबल हो, और जो इसको इनहेरिट करे वहां पे एक्सेसिबल हो, बाकी कहीं पे हमको इसको एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक्सेसिबिलिटी दे देंगे, हमारा डेटा क्या हो जाएगा, करप्ट भी हो सकता है। ठीक है ना, डेटा डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, सिक्योरिटी पर्पज है। ठीक है ना, आगे समझ में? सिक्योरिटी पर्पज। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने आज की टॉपिक पे। आज की टॉपिक क्या है? इनहेरिटेंस, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। है ना? ओके, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब समझते हैं क्या होता है? ठीक है, चलिए। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि एक पेरेंट क्लास के पास, ठीक है, नंबर ऑफ चाइल्ड्स कितने हैं, मतलब उस पेरेंट्स क्लास के पास चाइल्ड्स कितने हैं। ठीक है, या ये हो सकता है कि एक चाइल्ड क्लास के पास नंबर ऑफ पेरेंट्स कितने हैं। हाँ, डेटा ही तो है क्लास का। ठीक, ठीक है ना, सुनिए। तो सी शार्प में तो यूज होने वाला अभी बता देते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन हम एक, ठीक है, ठीक है, ये हमने ले लिया। ठीक, इस जब, ठीक है, जब आपके पेरेंट क्लास की संख्या, ठीक है, पेरेंट क्लास की संख्या, ठीक है, इसको मतलब C1 का मतलब ये समझ लेना, क्लास 1। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्लास 2। ठीक, ओके, अब ये इनहेरिट कर रहा है क्लास 1 को, क्लास 2 इनहेरिट कर रहा है। ठीक, तो जब
पेरेंट की संख्या एक हो और चाइल्ड की भी संख्या एक हो तो उसको कहा जाता है सिंगल इनहेरिटेंस। क्या कहा जाता है? सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक, क्लियर? ठीक, ओके। जब आपका एक क्लास, ठीक है, एक क्लास, ठीक है, यहाँ पे अभी मुझे बना लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं, समझ में आ जाएगा। हाँ, ये तो बात सही कहा आपने। सर कौन सा लाइट लगाते हैं तो एकदम उजाला हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? C3। ठीक है, ये क्लास थर्ड वाला हो गया। ठीक, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल। क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल। मल्टी लेवल का मतलब नहीं, मल्टी लेवल का मतलब नहीं, सुनिए, मल्टी लेवल का मतलब ये होता है, बताते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। इस नेम लिख देने तो फिर आपको कहेंगे कि मिस्टेक कौन कौन सा है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है, एक क्लास को दूसरी क्लास इनहेरिट कर रही होती है और उस दूसरी क्लास को किसी तीसरी क्लास द्वारा इनहेरिट किया जा रहा होता है। ठीक है, पहली क्लास को इनहेरिट किसके द्वारा किया गया है? क्लास 2 के द्वारा। अब क्लास 2 को इनहेरिट किसके द्वारा किया जा रहा है? क्लास 3 के द्वारा। अब क्लास 3 के द्वारा को भी कोई क्लास इनहेरिट कर सकती है, फिर उस क्लास को कोई क्लास इनहेरिट कर रही हो, तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम लोग कहते हैं क्या? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, ओके। अब आपका आता है हिरारिकल। ठीक है ना? कौन सा इनहेरिटेंस? हिरारिकल इनहेरिटेंस। हिरारिकल इनहेरिटेंस कहता है, ठीक है, कि जब एक क्लास को दो क्लास इनहेरिट कर रहे हैं, एक क्लास को दो क्लास द्वारा इनहेरिट किया जा रहा हो, तो वो हमारा कौन सा इनहेरिटेंस हो जाएगा? हिरारिकल इनहेरिटेंस। ठीक, क्या हो जाएगा ये? हिरारिकल इनहेरिटेंस। हिरारिकल इनहेरिटेंस मतलब यदि हमारे पास एक क्लास 1 बना हुआ है, ठीक, ओके, और उसको किसी क्लास 2 द्वारा इनहेरिट किया जा रहा है, ठीक, और उसी क्लास 1 को क्लास किसी तीसरे क्लास द्वारा, मतलब क्लास 3 द्वारा इनहेरिट किया जा रहा है, तो इस टाइप का जो भी इनहेरिटेंस होता है उसको क्या कहते हैं? हिरारिकल इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हिरारिकल इनहेरिटेंस कहते हैं। ओके, चलिए, ना समझ में आया है ना? ठीक, अब हम लोग देखते हैं कौन सा नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट होता है हाइब्रिड। क्या होता है? हाइब्रिड।
हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि इसमें सभी प्रकार की इनहेरिटेंस आ जाए, जितने भी इनहेरिटेंस हो, सिंगल इनहेरिटेंस भी आ जाए, मल्टी लेवल भी आ जाए, हिरार्किकल भी आ जाए, और एक और इनहेरिटेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। पहले मल्टीपल इनहेरिटेंस को देख लेते हैं, इजी रहेगा, तब हिरार्किकल को देखेंगे। ठीक है ना। मल्टीपल का मतलब ये होता है सेम इसी का उल्टा, ये जो बना हुआ है ना, ठीक है, ये वाला है, ठीक है, इसी का उल्टा है। कहने का मतलब ये आपका हो जाएगा ये क्लास, ठीक, दूसरा क्लास एंड तीसरा क्लास, ठीक है। ठीक, ये हमारा हो गया क्लास 1, ठीक, और ये हो गया हमारा क्लास 2, और ये हो गया हमारा क्लास 3। मतलब कहने का ये है कि जब एक क्लास के मल्टीपल पेरेंट्स हो, एक क्लास के मल्टीपल पेरेंट क्लास, तो उसको हम लोग कहते हैं कौन सा इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल क्लास पेरेंट क्लास हो जाएंगे तो वो हमारा किस नाम से जाना जाने लगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाने लगे। ठीक, ओके, ठीक है ना। ये हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है कि उसमें सारे इनहेरिटेंस होते हैं। ये जितने भी अभी तक हमने इनहेरिटेंस के टाइप देखे उसमें सारे होते हैं। जैसे यहाँ पे हम दिखाएं हाइब्रिड को, तो पेन टैब आ जाएगा जहाँ तक उम्मीद है, तो फिर इसमें टाइम नहीं लगेगा, तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, बनाएंगे, देखिए कैसे इस हाइब्रिड का टूल है कि एक, ठीक है, एक क्लास, ठीक, उसके बाद से दूसरा क्लास, उसके बाद से तीसरा क्लास, उसके बाद से आपका चौथा क्लास। ठीक, ये हाइब्रिड हो गए। ये आपका कौन सा क्लास हो गया, C1, C1 हो गया। ठीक, ये आपका C2 हो गया, ये आपका C3 हो गया, और ये आपका C4 हो गया। ठीक, अब देखिए C1 C2 को C2 के द्वारा इनहेरिट किया जा रहा है और C1 को C3 के द्वारा भी इनहेरिट किया जा रहा है। तो इतना टाइप ये कौन सा इनहेरिटेंस हो गया बताइए, ये आपका हो गया हिरार्किकल इनहेरिटेंस। इतना पार्ट अभी इस हाइब्रिड का कौन सा इनहेरिटेंस हुआ, हिरार्किकल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, ओके, C2 को इनहेरिट किया जा रहा है C4 के द्वारा, और C3 को इनहेरिट किया जा रहा है C4 के द्वारा। ठीक, ओके, तो इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, अब इतने पे ध्यान दीजिए, इस साइड से C1 को इनहेरिट किया किसने, C2 ने, C2 को इनहेरिट किया किसने, C3 ने। ये किस टाइप का हो गया, मल्टी लेवल हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अगर सी, हाँ हाँ, क्या, नहीं, C1 को इनहेरिट किया जा रहा है C2 के द्वारा, और C2 को इनहेरिट किया जा रहा है C4 के द्वारा। आया समझ में। C1 पेरेंट क्लास किसके लिए हो जाएगी, C2 और C3 के लिए। फिर C4 के लिए पेरेंट क्लास कौन कौन से हो जाएंगे, C2 और C3।
ठीक है, बस। एक, हेलो। हाँ, क्या? अब बोलो फिर से। हाँ। हम्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि C1 क्लास को C2 द्वारा इनहेरिट किया जा रहा है। तभी तो C2 में C1 की प्रॉपर्टी आएगी। यही यही डाउट है। हाँ। नहीं नहीं नहीं, C1 द्वारा इनहेरिट किया जाए, सुन लो, पहले बात सुन लो। अगर C1 द्वारा इनहेरिट किया जाएगा C2 को, तो C2 की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? C1 को मिलेगी ना। तो इसका मतलब एरो अप डाउन में, अप डायरेक्शन में रहता है। बट C1 की प्रॉपर्टी किस में आ रही है? C2 में आ रही है। यानी कि C1 की प्रॉपर्टी C2 में आ रही थी, मतलब C2 द्वारा C1 क्लास को क्या किया जा रहा है? इनहेरिट किया जा रहा है। या इसी को इस तरीके से बोल दो कि C1 क्लास को इनहेरिट किया जा रहा है C2 द्वारा। क्लियर? हम्म। हम्म। हम तुम्हारी बात समझ, देखो, पहली बात, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, कि एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास में देना। ठीक। यहाँ पे जो, ठीक है, एक चीज और समझो कि अगर C1 की प्रॉपर्टी को C2 क्लास में ले जाना है, C1 की प्रॉपर्टी को C2 क्लास में यूज करना है, तो C1 को इनहेरिट कौन करेगा? बोलो। C2 इनहेरिट करेगा ना। ठीक है। अगर C2 की प्रॉपर्टी को C1 में ले जाना रहता है, तो C2 क्लास को कौन इनहेरिट करता है? आओ। हम्म। हम्म। चलो ठीक है। हाँ, ठीक है ना। तो अब देखो, सी शार्प में, ठीक है ना, सी शार्प में हमारा केवल दो ही प्रकार का, अगर इंटरनली देखा जाए तो दो ही प्रकार का इनहेरिटेंस होता है। एक होता है सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक। ओके। सिंगल इनहेरिटेंस। और एक होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके। मल्टीपल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस वो कहलाता है जब चाइल्ड क्लास का इमीडिएट पेरेंट, मतलब चाइल्ड क्लास का इमीडिएट पेरेंट केवल वन हो, सिंगल हो। ठीक है ना। ये क्या है? C2 क्या है यहाँ पे? चाइल्ड क्लास है ना। इसका इमीडिएट पेरेंट कितना है? C1 है। एक है ना, तो ये कौन सा इनहेरिटेंस कहलाएगा? सिंगल इनहेरिटेंस में आ जाएगा। अच्छा। ओके। अब देखो, इसमें C3 क्या है? एक चाइल्ड क्लास है। इसका इमीडिएट, मतलब इसको इस क्लास के द्वारा जो क्लास इनहेरिट की जा रही है वो कौन सी है? कौन सी है? C2। तो इसका पेरेंट कौन हुआ? C2 हुआ ना। तो इसकी भी संख्या कितनी है? एक है ना। तो ये भी कितना, कौन सा इनहेरिटेंस हो गया? सिंगल इनहेरिटेंस का टाइप हो गया। और फिर C2 का इमीडिएट पेरेंट कितना है? कौन है? C1 है, उसकी संख्या कितनी है? 1 है। ठीक। तो ये भी कौन सा इनहेरिटेंस के अंदर आ गया? सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर।
तो सी शार्प में ये सपोर्टेबल होता है, ये भी सपोर्टेबल होता है, ठीक है। और हायरार्की में देखो, C2 का इमीडिएट पेरेंट कौन है? C1 है, सिंगल इनहेरिटेंस हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। C3 का सिंगल है कि नहीं? तो ये भी सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर आ गया, ठीक। मल्टीपल इनहेरिटेंस समझो। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि जब आपके चाइल्ड क्लास का मल्टीपल पेरेंट, ठीक है, चाइल्ड क्लास का क्या हो? मल्टीपल पेरेंट हो, इमीडिएट पेरेंट जो हो वो कितने हो? मल्टीपल हो, ठीक। तो वो हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये C3 हमारा चाइल्ड क्लास यहाँ पे है और इसके पेरेंट की संख्या कितनी है? 1 2। तो ये किसके अंदर आ गया? मल्टीपल, जबकि इसका नाम भी मल्टीपल इनहेरिटेंस है। अच्छा, हाइब्रिड में आइए। हाइब्रिड में देखिए तो C1 C2 का चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास कितना है? 1 है। C3 का भी 1 है, यहाँ तक सही है। लेकिन अगर C4 चाइल्ड क्लास को अगर ध्यान दिया जाए, ठीक है ना, तो इसके पेरेंट क्लास कितने हैं टोटल? 2 हैं। तो ये भी किसके अंदर आ गया? मल्टीपल के अंदर आ गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर। तो यहाँ पे, ठीक है ना, हिरार सिंगल, सी शार्प में केवल सिंगल इनहेरिटेंस को सपोर्ट किया जाता है। सी शार्प केवल सिंगल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। मतलब वहां पे कौन कौन से इनहेरिटेंस सपोर्टेबल होंगे? सिंगल, मल्टी लेवल एंड हिरारिकल, ठीक है। कौन कौन से सपोर्टेबल नहीं होंगे? तो ये वाला मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक। क्लियर हुआ? हाँ, मल्टीपल और हाइब्रिड नहीं करता, मतलब कहने का मतलब ये है कि दो कैटेगरी में अगर सी शार्प बांटा जाए, जैसे इंटरनली इसमें भी मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ये मल्टीपल का ही ये है, ठीक। तो सी शार्प में बस इतना ध्यान रखना कि जब भी अगर इनहेरिटेंस यूज कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपके चाइल्ड क्लास के मल्टीपल पेरेंट नहीं होंगे, ठीक। अगर आप मल्टीपल पेरेंट क्रिएट करेंगे तो वहां पे आपको आपके कोड में कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। ओके, आया समझ में? ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टॉपिक यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरफेस। क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। ओके, अभी 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 सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले इतना समझ में आ गया, ठीक है। यानी कि सपोर्टेबल कौन कौन से हैं? आपका सिंगल सपोर्टेबल होगा, ठीक, मल्टीपल, हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड कर रहे हैं, हिराकी, और कौन नहीं सपोर्टेबल होगा? ये वाला नहीं सपोर्ट होगा, और हाइब्रिड। तो इनको सपोर्ट कराने के लिए क्या यूज किया जाता है? इंटरफेस कॉन्सेप्ट। ओके, तीनों बता दीजिएगा, सिंगल, मल्टी लेवल और हिरार्कल। अगर आप, अगर इस जो भी हमने ये बताया है अभी, इसको अगर आप क्लियर रख रहे हैं तो इन दोनों को, ठीक है, बोल सकते हैं। लेकिन आपको फिर इन दोनों को जस्टिफाई करना पड़ेगा इसके थ्रू वहां पे, ठीक है। वैसे इनहेरिटेंस जो होता है ये 5 टाइप होते हैं, जिसमें से 3 में केवल सिंगल, मल्टी लेवल एंड हिरारिकल ही सपोर्टेबल होता है। मल्टीपल एंड हाइब्रिड सपोर्टेबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको भी यूज करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट जिसको कहा जाता है क्या? इनहेरिटेंस इंटरफेस। हम्म हम्म। देखिए, सुनिए, पहले बात सुनिए। मेन जो
पिलर्स हैं, ठीक है, क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड अब्स्ट्रैक्शन है, ठीक। इनमें जो कमी है उनको सॉल्व करने के लिए जो नए नए टॉपिक बने हैं वो अलग हैं, लेकिन उप्स आपका यही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो कमी है ये है, जैसे ये ड्रॉबैक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज किया जा रहा है, इंटरफेस। ओके, तो ये अलग टॉपिक हो गया है, लेकिन आपका ओप्स में ये सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे कहा जा रहा है कि एक आपने घर बनाना स्टार्ट किया है ना, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए तो उसमें जो जो कमियां आती जा रही हैं उनको भी आप क्या करते जा रहे हैं, रिजॉल्व करते जा रहे हैं नए नए संसाधनों द्वारा। आई बात समझ में? हाँ, ठीक है ना।